प्रिया पूरी रात अर्श के जुनून को सहन करते करते थक चुकी थी। पहली रात की झिझक और संकोच के कारण वह उसे मना भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अर्श का जोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर्द रात के बाद सुबह की हल्की किरणें कमरे में फैलने लगी, लेकिन प्रिया की थकान अब अपनी चरम सीमा पर थी। उसने धीरे से अर्श से गुजारिश की, अब बस भी करिए, देखिए सूरज निकल आया है। अर्श ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और उसे अपने से अलग किया। उसकी आंखों में नींद थी, मगर प्रिया की कोमलता और मासूमियत ने उसे बेबस कर रखा था। खैर, अब वह करवट बदल कर सो गया और प्रिया की भी आंखें भारी हो गई। कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्श तो गहरी नींद में था, इसलिए प्रिया को ही उठना पड़ा। वह लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गई और हल्की आवाज में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, बेटा 9 बज चुके हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके वाले आने वाले हैं। सास की आवाज सुनते ही प्रिया के मन में अजीब सी उदासी छा गई। उसने घड़ी देखी, सुबह के 7:30 बजे तक अर्श ने उसे खुद से दूर नहीं किया था। मुश्किल से 1-2 घंटे ही सो पाई थी और अब फिर से उठना पड़ रहा है। उसकी नजर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे अर्श पर गई। वह बिल्कुल निश्चित था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। प्रिया ने भारी मन से अलमारी खोली, कपड़े निकाले और नहाने चली गई। जल्दी से तैयार होकर जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि उसके मायके वाले भी फेरे केरी रस्म के लिए आ चुके थे। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जाओ, अर्श को भी जल्दी उठा दो। ठीक नहीं लगता है, दामाद जी सो रहे हैं और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। प्रिया को यह सुनकर अजीब सी घबराहट हुई। बीती रात के बाद अर्श का सामना करने में उसे डर लग रहा था कि फिर से कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। काश यह बात कभी खत्म ना होती। अर्श की बातें उसे बेचैन कर देती थी, लेकिन जब सास ने दोबारा इशारा किया तो वह मजबूर में कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन अर्श अभी भी सो रहा था। प्रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश की। अर्श उठिए, अब लोग इंतजार कर रहे हैं। अर्श ने उन्नीद आंखों से प्रिया को देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी शरारत जाग उठी। उसने अचानक प्रिया का हाथ खींच लिया, जिससे वह सीधा उसके ऊपर जा गिरी। प्रिया, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, अर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये रिश्तेदार भी ना बिल्कुल वक्त नहीं देते। प्रिया घबरा गई। अर्श छोड़िए ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अर्श ने उसकी एक ना सुनी और जबरन उसे रोक लिया। अपने मनमानी करके ही उसे उसे छोड़ा और फिर खुद नहाने चला गया। जब वह बाहर आया तो वह अपना गिला तौलिया प्रिया की ओर उछालते हुए बोला, मैं तो नाश्ते के लिए जा रहा हूँ, तुम भी जाकर फिर से तैयार हो जाओ। अगर देर हुई तो कोई भी बहाना बना देना। प्रिया के दिल रोने को कर रहा था, लेकिन बाहर सबके सामने वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अर्श कमरे से बाहर चला गया और वह चुपचाप फिर से नहाकर वही कपड़े पहनकर तैयार हो गया, ताकि किसी को शक ना हो। नाश्ते के दौरान अर्श बार बार उसे इशारे से कमरे से में बुला रहा था, लेकिन अब वह तंग आ चुकी थी, इसलिए उसे अर्श की माँ के पास बैठकर बातचीत में खुद को व्यस्त कर लिया। अर्श ने जब देखा कि प्रिया उसकी अनदेखा कर रही है, तो गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अभी तो अच्छा भला यहाँ सब के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। प्रिया ने भी ना में सिर हिलाकर अपनी सास से झूठ बोल दिया और कहने लगी, पता नहीं माँ, मुझे भी नहीं पता कि अचानक उन्हें क्या हो गया। जबकि प्रिया अच्छी तरह से जानती थी कि अर्श के गुस्से की वजह क्या थी, लेकिन प्रिया इस वक्त अर्श का गुस्सा तो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उसका जुनून नहीं। खैर, प्रिया आज पूरा दिन अपने कमरे में ही नहीं गई और शाम को तो मुंह दिखाई का फंक्शन था, इसलिए उसकी सास ने उसे तैयार होने के लिए पार्लर भेज दिया और खुद फंक्शन की तैयारियों में जुट गई। मुंह दिखाई के फंक्शन में तो प्रिया और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, कि यूं कहो कि वह तो कयामत ढा रही थी। उसे देखते ही अर्श तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। लाल और हरे रंग के कॉम्बिनेशन में मुंह दिखाई का खूबसूरत जोड़ा, मेहंदी में सजे हाथों में लाल और हरे रंग की चूड़ियां और ठीक उसी तरह मेहंदी लगे पैरों में सोने का पायल। ऊपर से मुंह दिखाई का घूंघट उठाने के लिए सिर पर डाली हुई नथ की गोल्डन चुनरी, जिसमें से प्रिया का खूबसूरत चेहरा साफ नजर आ रहा था। जब प्रिया को मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए अर्श के पास बैठाया गया, तो अर्श ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसका कान के पास आकर कहने लगा,
प्रिया, आज तो तुम किसी भी हालत में मुझसे बच नहीं सकती। यह सुनते ही प्रिया का सर घूमने लगा और उसके माथे पर पसीना की बूंदें साफ नजर आ रही थी। अलगी रात अस ने प्रिया को सोने ही नहीं दिया था और फिर कमरे में ना जाने के डर से प्रिया पूरा दिन अपनी सास के साथ ही बैठी रहती थी। ऊपर से मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म होते ही प्रिया के घर वाले उसे अपने साथ ले जाने वाले थे, इसलिए प्रिया की सास ने उन्हें भी मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए रोक लिया था। हालांकि प्रिया के खानदान की परंपरा के अनुसार बेटी के माँ बाप अगली सुबह को ही अपनी बेटी को पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर ले आते हैं और इसलिए प्रिया के मायके वाले भी सुबह सुबह ही प्रिया को लेने चले गए थे। मगर जब प्रिया की सास ने उन्हें बताया कि शाम को तो मुंह दिखाई का फंक्शन रखा गया है, तो वे लोग प्रिया को लिए बिना ही वापस लौट रहे थे। लेकिन प्रिया की सास ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि इस तरह से बेटी को लिए बगैर जाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप लोग मुंह दिखाई के फंक्शन तक रुक जाइए और फिर फंक्शन खत्म होते ही प्रिया को अपने साथ ले जाना। इसलिए अब प्रिया को इतनी नींद आ रही थी कि उससे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह आज रात को अस के साथ जाग सके और उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म होते ही प्रिया के माँ बाप ने प्रिया को अपने साथ ले जाने का इजाजत मांगी और कहा कि अगले दिन आप प्रिया को वापस ले आ सकते हैं। अस की माँ ने कहा, जी बिल्कुल। यह कहते ही प्रिया की सास ने प्रिया के माथे पर प्यार किया और घर में किसी को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। लेकिन प्रिया के जाने की बात सुनकर अस के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अस तुरंत कहने लगा, अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि शादी के दूसरे ही दिन लड़की के माँ बाप उसे अपने साथ ले जाएं। अब अस की माँ ने अस के कंधे पर हल्की सी चपट लगाई और कहने लगी, अस बेटा, बड़ों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते और ना ही इस तरह से बड़ों के जवाब देते हैं। और फिर अस की माँ ने मुस्कुराते हुए प्रिया के माँ बाप से कहा, आप अस की बातों का बुरा मत मानिए, ये आजकल के बच्चों को जरा सा भी शर्म नहीं आती, बस कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप प्रिया को अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रिया भी शायद यही चाहती थी कि वह अपने माँ बाप के साथ अपने घर चली जाए और अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि सर दर्द ने उसका सर फटा जा रहा था। प्रिया ने सिर उठाकर अस की ओर देखा और फिर तुरंत ही उस पर अपनी नजर हटा ली, क्योंकि जिस तरह से अस प्रिया को देख रहा था कि वो अपनी आंखों से इशारे से ही कहने की कोशिश कर रहा था कि प्रिया, तुम खुद ही इनकार कर दो कि तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं, अपने मायके नहीं जाना चाहती हो। लेकिन उसके बाद प्रिया ने तो अस की तरफ देखा ही नहीं और चुपचाप अपने माँ बाप के साथ अपने मायके आ गई। मायके आकर जैसे ही प्रिया ने अपने कपड़े बदले और सोने के लिए बेड पर लेटी तो उसी वक्त अस का फोन आया शुरू हो गया। प्रिया ने फोन उठाकर अपने कान से लगाया तो अस कहने लगा, प्रिया, यह कैसी परंपरा है तुम्हारे परिवार की, और ऐसा कौन करता है भला? तब प्रिया ने कहा, लेकिन अस, यह तो एक रस्म है और शादी के बाद हर माँ बाप यह रस्म निभाते हैं। तब अस ने कहा, भाड़ में जाए ऐसे रस्में, मैं तो इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चुपचाप घर वापस आ जाना। यश बहुत ही गुस्से में था और उसने बहुत ही सख्त शब्दों में प्रिया से यह बात कही थी। तब प्रिया कहने लगी, लेकिन अस, आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं अपने माँ बाप से क्या बहाना बनाऊंगी? तो अस ने कहा, देखो प्रिया, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम कोई भी बहाना बना लो, लेकिन तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर वापस आओगी। और फिर अस ने प्रिया से कहा, अच्छा प्रिया, यह बताओ कि तुमने अभी तक कपड़े तो नहीं बदले हैं ना? तब प्रिया कहने लगी, हाँ यस, मैंने तो कपड़े बदल लिए हैं और अब मैं तो बस सोने ही जा रही थी। तब अस ने प्रिया से कहा, प्रिया, तो फिर तुम ठीक वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। प्रिया ने कहा, लेकिन अस, अभी तो प्रिया ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी अस ने प्रिया को बीच में ही रोक दिया और कहने लगा, देखो प्रिया, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ और मैं तुम्हें उसी लुक में देखना चाहता हूँ जैसे कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन में तैयार हुई थी। मैं खुद ही उतारना चाहता हूँ जैसे कि शादी की पहली रात को उतारती थी, और तुमने मुझसे पूछे बिना अपना श्रृंगार कैसे उतार दिया, और तुम होती कौन हो मुझसे मेरा अधिकार छीनने वाली? देखो प्रिया, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं मुझसे पूछे बिना तुम कुछ भी करने का इजाजत नहीं है।
अर्श के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया की सांसें तो जैसे उसके सीने में ही अटक गई थी, क्योंकि उस वक्त अर्श प्रिया के सामने नहीं था। लेकिन फिर भी उसके सख्त शब्दों ने प्रिया को अर्श के गुस्से की गहराई का एहसास करा दिया था। प्रिया ने कहा, अर्श प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी इस वक्त मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं अपने घर वालों से क्या कहूंगी, और अचानक इस तरह से आपके साथ जाने की बात करूंगी तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। अर्श ने कहा, देखो प्रिया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर में कौन परेशान होता है और किसे बुरा लगता है। तुम मेरी पत्नी हो प्रिया, और मुझे रात को अपने कमरे में तुम्हारी जरूरत होती है, और मैं हर रात तुम्हें अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ, तुम्हारी संगत को महसूस करना चाहता हूँ। देखो प्रिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, और 15 मिनट के अंदर अंदर तुम बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। वही लाल और हरे रंग की जोड़ा, साथ में ढेर सारे गहने, जिसे आज रात में एक एक करके अपने हाथों से उतारूंगा। प्रिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बना लूंगी, लेकिन इस तरह से फिर से सजना संवरना मैं सबसे क्या कहूंगी। अब अर्श ने कहा, देखो प्रिया, ये तो तुम्हें उसी वक्त सोच लेना चाहिए था जब मैं तुमसे इशारे कर रहा था, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी तरफ देखने की हजमत तक नहीं उठाई। इसका मतलब तो वही हुआ कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर तुम यहाँ से जाती ही नहीं तो यह सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन अब जब तुमने गलती कर ही दी है तो इसका खामियाजा भी तुम ही भुगतो। मेरी जान। प्रिया ने अर्श को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पता नहीं आज अर्श को क्या हो गया था। वह तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात पूरी करके अर्श ने तुरंत ही फोन बंद कर दिया, लेकिन बेचारी प्रिया तो अजीब सी स्थिति में फंस गई थी। अब वह क्या करे और क्या ना करे। खैर, सबसे पहले तो प्रिया ने अपनी माँ को विश्वास में लिया और कहने लगी, माँ, अर्श की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर वापस जाना होगा। मैं फिर कभी रहने के लिए आऊंगी। इस बात पर प्रिया की माँ ने भी ज्यादा एतराज नहीं किया और कहने लगी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इस वक्त दामाद जी की सेहत का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। प्रिया ने अपने ससुराल वापस लौटने के लिए अपनी माँ को मना तो लिया था, लेकिन उसे यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था कि वह दोबारा से मुंह दिखाई का जोड़ा पहने और फिर से दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने मायके से निकले। खैर, प्रिया ने अपना सारा सामान पैक करके अपने बैग में भर लिया, और फिर जब अस बाहर मेन गेट पर पहुंचा तो उसने के कॉल करके प्रिया से कहा, प्रिया तुम बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो प्रिया ने अपना सारा सामान उठाया और बाहर चली गई। प्रिया को देखकर अर्श के माथे पर बल पड़ गए। जब प्रिया ने अपना सामान पीछे के सीट पर रखा और खुद अर्श की पास वाली सीट पर बैठ गई, तब अर्श ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम तैयार क्यों नहीं हुई? अब तो मेरी एक भी बात तुम पर कोई असर नहीं होता। तब प्रिया कहने लगी, प्लीज तो कुछ भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस तरह से दुल्हन की तरह सज संवर कर निकलती तो माँ क्या सोचती कि मैं आज फिर से दुल्हन बनकर क्यों जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मैंने आपके साथ जाने का बहाना बनाया है। यह तो भगवान का शुक्र था कि इस वक्त अर्श ने कोई तमाशा नहीं किया, और कहने लगा, ठीक है प्रिया, अभी के लिए तो तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन घर पहुंचते ही तुम मेरे लिए वैसे ही तैयार होना पड़ेगा जैसे तुम मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। प्रिया बेचारी मरती क्या ना करती। उसने कहा, ठीक है मैं आपके लिए बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि कल रात भी आपने मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया था, और आज सुबह से भी मैं जाग रही हूँ, क्योंकि अब मेरा सिर दर्द फटा जा रहा है और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। यह सुनते ही यश कहने लगा, अरे पगली, तुम पहले घर तो चलो, आज मैं तुम्हें इस तरह से सुलाऊंगा कि तुम्हें बहुत ही मीठी नींद आएगी। यह कहते हुए अस की आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखकर प्रिया का नींद दिल तेजी से धड़कने लगा। खैर, जब तक वे दोनों घर पहुंचे तब तक अस की माँ सो चुकी थी, लेकिन फिर जैसे ही प्रिया अपने कमरे में दाखिल हुई तो अस कहने लगा, चलो प्रिया, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तब प्रिया ने दोबारा से अपने मुंह दिखाई का जोड़ा पहन लिया और मेकअप करके बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई, जहाँ की उसने सारे जेवरात भी पहन लिए थे।
अब फिर वह प्रिया ने अपना दुपट्टा अपने सिर पर डालने की कोशिश की तो अस उसके करीब आ गया और उसके अपने होंठों प्रिया की गर्दन पर रख दिए और फिर से प्रिया के साथ अपनी मनमानियां रंग करने लगा। प्रिया 2 दिन से थकी हुई थी और उसकी आंखें भी नींद से चूर थी, लेकिन अस को तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और फिर रात के 2 बजे तो प्रिया की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे, लेकिन एक अस था जो अपनी मनमानियों से बाज नहीं आ रहा था। आखिरकार प्रिया ने अस के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, प्लीज अस, अब तो बस कर दीजिए, मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दीजिए। लेकिन अस तो प्रिया की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और अस को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उस पर किसी बात का जुनून सवार हो चुका है। आज भी प्रिया ने पूरी रात जाग कर बिताई थी और सुबह होते ही अस तो करवट बदल कर सो गया, लेकिन प्रिया अब बहुत ही ज्यादा सो रही थी और सुबह तक रो रही थी क्योंकि उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था और दर्द इतना तेज हो रहा था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और फिर जब प्रिया का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने गहरी नींद में सो रहे अस को जगाने के लिए उसके कंधों से पकड़कर उसे हिलाना शुरू कर दिया। अस भी एकदम से गहरी नींद में जाग गया और प्रिया को दर्द से तड़पता देखकर वो भी घबरा गया और कहने लगा, प्रिया क्या हुआ, तुम्हें मुझे इस तरह से रो क्यों रही हो? तो प्रिया ने कहा, अस प्लीज कुछ कीजिए अस, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। अस ने देखा कि प्रिया पेट के नीचे हिस्से पर अपने दोनों हाथ रखे तड़प रही थी और यह देखकर अस खुद भी घबरा गया क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर प्रिया को क्या हुआ है? अस ने प्रिया से कहा, 1 मिनट रुको प्रिया, मैं अभी माँ को बुला कर लाता हूँ। यह कहते हुए अस जल्दी से बेड से उठ खड़ा हुआ और अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन लगाते हुए अपने हाथों से अपने बालों को ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद अस की माँ घबराई हुई कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि प्रिया दर्द से बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। अस की माँ खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर प्रिया को क्या हुआ है, इसलिए उन्होंने अस से कहा, अस ऐसा करो, ड्राइवर से कहो कि जल्दी से गाड़ी निकाले, प्रिया को अस्पताल लेकर जाना है। अपनी माँ के कहने पर अस जल्दी से बाहर चला गया और अस की माँ प्रिया को सहारा देकर बाहर गाड़ी तक ले आई थी। लेकिन अब वह लोग प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंचे तो लेडी डॉक्टर ने अस की माँ को बहुत ही बुरी तरीके से डांटा और कहने लगी, आपको पता भी है कि आपके बेटे ने अपनी पत्नी से क्या हाल कर दिया है? आपका बेटा इंसान नहीं जानवर है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं है क्या? वह फिर डॉक्टर से प्रिया की सास को बताया कि प्रिया के इंटरनल साइट्स पर जख्म हो चुके हैं, इसलिए अपने बेटे से कहना कि कुछ दिन तक वो अपने पत्नी से दूर ही रहे। डॉक्टर की बात सुनकर तो अस की माँ भी शर्मिंदा हो गई और फिर जैसे ही वो प्रिया को लेकर क्लिनिक से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि अस के बाहर गाड़ी के पास ही खड़ा था। अपनी माँ को देखते ही अस ने अपने उससे पूछा, माँ क्या हुआ है प्रिया को? तो उसकी माँ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी, फिर कहने लगी, बेशर्म इंसान, यह तो मुझे पता होना चाहिए था, आज तो तूने मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर रखा दिया। अस भी शायद कुछ कुछ समझ चुका था, इसलिए अब वो अपनी माँ से नजर चुराने लगा था। लेकिन फिर प्रिया जैसे ही गाड़ी में बैठी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो 2 दिन से ठीक से सोई नहीं थी और ऊपर से दर्द बर्दाश्त करके उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने प्रिया को इंजेक्शन तो दे दिया था और साथ ही कुछ मेडिसिन भी लिख दिया था ताकि उसके दर्द में कुछ आराम मिल सके। और फिर अस ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी माँ कहने लगी, अस, प्रिया को उसके मायके छोड़ना है तो गाड़ी को प्रिया के मायके की ओर ले चलो। तब अस ने कहा, लेकिन माँ क्यों? उसकी माँ कहने लगी, क्योंकि अब प्रिया 8 दिन तक अपनी माँ के घर पर ही रहेगी और वह वहीं आराम करेगी। तब अस ने कहा, लेकिन माँ, प्रिया यहाँ हमारे घर पे ही तो आराम कर सकती है ना। तब अस की माँ ने कहा, तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला और जो मैं कह रही हूँ वही कर। प्रिया ने दिल ही दिल में अपनी सास का शुक्रिया अदा किया और अस की माँ ने प्रिया को उसके मायके छोड़ दिया। उन्होंने प्रिया की माँ से कहा कि अस की खराब तबीयत की वजह से प्रिया पग फेरे के रस्म
पर भी आपके पास नहीं रुक पाई थी, इसलिए अब वो 8 दिन के लिए आपके पास ही रहेगी। यह सुनकर तो प्रिया की माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उन्हें भी अपनी बेटी के चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। मगर प्रिया ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अस की माँ ने उससे हाथ जोड़कर विनती की थी कि वह इस बारे में अपने घर वालों से कुछ भी ना कहे। अस की माँ ने प्रिया के सिर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और कहा, प्रिया बेटा, मैं अस को समझा दूंगी कि वो आइंदा से तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक कभी नहीं करेगा। लेकिन प्रिया के दिल में जैसे अस की नजदीकियों का डर बैठ गया था और अस ने भी 2 दिन तक कुछ भी नहीं कहा और प्रिया ने ये 2 दिन बहुत ही सुकून से बिताए। लेकिन फिर 2 दिन बाद अस ने प्रिया को फोन किया। तब प्रिया सोने की तैयारी कर रही थी और जैसे ही प्रिया ने फोन उठाया तो अस कहने लगा, अरे वाह प्रिया, मुझसे दूर रहने का अच्छा बहाना बनाया है तुमने। आखिर ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें जो तुम्हें अपने मायके जाकर बैठ गई हो। तब प्रिया ने कहा, अस, क्या मम्मी जी ने आपको कुछ भी नहीं बताया? तो अस कहने लगा, आर प्रिया, तुम इस दुनिया की कोई पहली लड़की तो नहीं हो जिसकी शादी हुई है। शादी तो सबकी होती है और सारी लड़कियों के पति अपने पत्नियों के साथ यही सब करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां यूं रोने नहीं बैठ जाती है। प्रिया, थोड़ा सा स्तंभ करके भी सीख लो। यूं छोटी छोटी बातों पर हंगामा ना मचाया करो। पता नहीं तुमसे उस लेडी डॉक्टर को क्या पट्टी पढ़ाई और फिर डॉक्टर ने ना जाने मेरी माँ से क्या कह दिया। मेरी माँ ने तो मुझसे बिना पूछे ही सीधे 8 दिन के लिए तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन तो अकेले नहीं गुजार सकता, क्योंकि मैंने इस तरह से बिस्तर पर अकेले रातें बिताने के लिए शादी नहीं की थी। प्रिया ने कहा, अस, क्या आपको पता भी है कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ? तो अस ने कहा, अपनी बकवास बंद करो प्रिया। मैंने तुम्हारी हर रोज की घिसी पीटी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया है। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूँ और मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे बिस्तर पर तुम्हारी जरूरत है। देखो प्रिया, मैं तुमसे आखिरी बार कर रहा हूँ कि तुम कोई भी बहाना बनाओ और कुछ भी करो, लेकिन बस घर वापस आ जाओ। अब प्रिया के पास अजगजीत का कोई इलाज ही नहीं रहा था, इसलिए फिलहाल तो उसने फोन बंद कर दिया, क्योंकि प्रिया पहले से ही अपने दर्द से जूझ रही थी और 2 दिन बाद अब जाकर उसका दर्द कुछ कम हुआ था। लेकिन अब आस उसके दिमागी तौर पर परेशान कर रहा था, इसलिए प्रिया ने सोच लिया था कि अब वो अस का फोन नहीं उठाएगी और कोई भी बहाना बना देगी। लेकिन वो भी अस माथुर था, इतना जल्दी कहाँ वो प्रिया का पीछा छोड़ने वाला था। कुछ दिनों तक तो प्रिया ने अस का फोन उठाया ही नहीं और जब भी उठाती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर कह देती थी कि अब वो बिजी है और कुछ देर बाद फोन करेगी। ऐसा ही करते करते 8 दिन गुजर चुके थे और अस का गुस्से पर बुरा हाल हो चुका था। अस की माँ ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वह प्रिया को लेने के लिए नहीं जाएगा। 8 दिन बाद अस की माँ खुद ही प्रिया को घर ले आई थी और फिर जब प्रिया अपने ससुराल वापस आई तो उसने देखा कि अस का मूड बहुत ही खराब था। हर्ष ने तो प्रिया को देखकर भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चुपचाप अपना खाना खाता रहा। बीच बीच में चोरी नजरों से प्रिया को देखता रहा। खाना खाने के बाद अर्श जल्दी ही अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसने ऐसा लगा था जैसे प्रिया भी जल्दी ही कमरे में आ जाएगी और उससे मनाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन जैसे ही प्रिया खाने के बाद फ्री हुई तो अर्श की माँ ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, प्रिया बेटा, मैं अपने बेटे के व्यवहार पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। तब प्रिया कहने लगी, मम्मी जी, मुझे खुद भी इन बातों का इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अर्श को समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन अर्श तो मेरी कोई बात ही सुनते ही नहीं थे। तब अर्श की माँ कहने लगी, प्रिया बेटा, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि मैंने अर्श को खूब अच्छे से समझा दिया और उसे बहुत डांटा भी है। आइंदा वह तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करेगा। लेकिन कोशिश करके तुम भी अपने कमरे में जरा देर से ही जाया करो। तो प्रिया कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, जैसे आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और फिर प्रिया कुछ देर तक अपनी सास के कमरे में ही बैठी रही और इधर उधर की बातें करती रही, जबकि अर्श अपने कमरे में बैठा गुस्से से आग बबूला हो चुका था। ना जाने कितनी देर से प्रिया के आने का इंतजार कर रहा था। और फिर जब रात को 11 बजे प्रिया अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि अर्श अपने लैपटॉप पर ना जाने क्या क्या टाइम पास कर रहा था।
प्रिया को देखकर अस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और फिर जैसे ही प्रिया कमरे में दाखिला हुई तो अस ने कहा, प्रिया दरवाजा बंद करके लॉक कर दो। आज अस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिसे देखकर प्रिया बुरी तरह से घबरा गई थी। प्रिया ने भी चुपचाप से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और धीरे से चलते हुए बेड की दूसरी तरफ आकर प्रिया के बेड के पास आते ही अस ने बहुत ही गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया और उसे साइड टेबल पर रखते हुए कहने लगा, प्रिया आखिर तुम अपने आप को समझती ही क्या हो? तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है? तब प्रिया ने कहा, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ना। आपको पता नहीं है कि मैं 8 दिन से मेडिसिन खा रही हूँ। तब अस ने कहा, देखो प्रिया, अब तुम भी मेरे सामने अपनी ज्ञान की किताब खोलकर मत बैठना, क्योंकि मैं पहले ही अपनी माँ से बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा यह ज्ञान। तुम कोई अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ यह सब हो रहा है। सारे पति अपने पत्नियों के साथ इसी तरह से रहते हैं, लेकिन वो सब तुम्हारी तरह हंगामा खड़ा नहीं करती। इतना कहकर अस ने अपना तकिया ठीक किया और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। अस का ऐसा रवैया देखकर प्रिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे, जिसे प्रिया ने अपने अंदर ही कहीं छिपा लिया। और फिर प्रिया खुद को संभालते हुए खुद ही अस के पास आ गई, लेकिन अस तो दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था और बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। प्रिया ने अस के बाजू पर अपना हाथ रखा तो अस ने झटके से प्रिया के हाथ को पीछे धकेला और कहने लगा, प्रिया दूर रहो मुझसे और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तो जाओ और जाकर आराम करो। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। तब प्रिया ने कहा, प्लीज अस, आप मुझसे नाराज मत होइए। ना ही अस कहने लगा, प्रिया मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे नाराज होने से। तब प्रिया कहने लगी, अस फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? भला फर्क पड़ता है मुझे, और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे प्यार करती हूँ। और अगर आप मुझसे मुंह मोड़ कर लेट जाएंगे तो फिर मुझे तो फर्क पड़ेगा ही। बस प्रिया, इतना कहते ही अस ने उसकी तरफ करवट बदल दी और कहने लगा, प्रिया क्या सच में तुम्हें फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? प्रिया ने कहा, हाँ अस, मुझे नजर आ रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं। आपको मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ है और आप तो मुझे देख ही भी नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि आप मुझसे नाराज ही हैं। तब अस प्रिया के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहने लगा, प्रिया अब जब तुम्हें पता ही है तो मैं तुमसे नाराज हूं, तो फिर मुझे मनाओगी नहीं? अस की आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखकर प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि अस को किस चीज से खुशी मिलती है। प्रिया ने अस के चेहरे से अपनी नजर हटाई और कहने लगी, अस चलो ऐसा करते हैं कि आज हम पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं। अस ने कहा, नहीं प्रिया, बातों से ही तो तुम मुझे राजी नहीं कर सकती। मुझे राजी करने के लिए तुम्हें कुछ और करना होगा। अस की इस फरमाइश को टालने के लिए प्रिया इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन अस भी उसका बातों को सुना अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर बाद अस खुद ही प्रिया के करीब आने लगा तो प्रिया तुरंत ही उठकर बैठ गई और कहने लगी, प्लीज अस, आज नहीं। अस, प्रिया मेरे जरा सा हाथ लगाने पर ही तुम्हारी जान क्यों निकलती है? मैं तुम्हारा पति हूँ और अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर और कहाँ जाऊंगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी दूसरी औरत के पास चला जाऊं? नहीं ना। देखो प्रिया, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना प्यार, अपना जुनून और अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही लौटाना चाहता हूँ। लेकिन जब तुम मुझे अपने पास आने से मना कर देती हो तो मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती रहती हो। तब तुम्हारी इस तरह की हरकत मेरी जिद को और भी ज्यादा बढ़ाती है और कुछ नहीं करती। फिर जब एक आदमी अपनी जीत पकड़ लेता है तो फिर उसे सही गलत कुछ भी नहीं दिखता। वो तो बस अपनी जीत पूरी करने पर उतर आता है। चलो अब बहुत हो गई बातें, आओ अब मेरे पास आओ और मुझे वैसे ही मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूँ। देखो प्रिया, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा, और फिर जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो फिर तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पता नहीं उस लेडी डॉक्टर को भी तुमसे कितने पैसे दिए होंगे, वो सब कुछ कहने के लिए, ताकि तुम्हें मुझसे दूर रहने का मौका मिल जाए। ये जो तुमने अपने पति से दूर रहने के नए नए तरीके खोजे हैं ना, मैं तुम्हारी चालें समझती हूँ।
यह खूबसूरत किससे दिखाना चाहती हो पता नहीं। अस बात को कहाँ से कहाँ तक ले गया था, जिसे सुनकर प्रिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। और होती भी क्यों ना, जब एक पति अपने पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाता है तो ना चोट सीधे दिल पर ही लगती है। बिल्कुल ऐसे ही चोट प्रिया के दिल पर ही लगी थी, क्योंकि जब उंगली उसके चरित्र पर उठाई गई थी तो प्रिया ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को अस के हवाले कर दिया। अस ने आज भी प्रिया को पूरी रात सोने नहीं दिया, और जैसे ही प्रिया अपनी आंखें बंद करती तो अस उसके गालों को थपथपाना शुरू कर देता था और कहता था, प्रिया तुम्हें सोने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। मेरा तरफ देखो प्रिया, मेरे जज्बातों को ठंडा करने से मेरा साथ दो। प्रिया को ऐसा लगता था जैसे कि उसका जीवन साथी बिल्कुल भी बेरहम है और उसे अपने पत्नी की तकलीफ से कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि अगर प्रिया थोड़े से भी विरोध करती तो अस का जुनून और भी ज्यादा बढ़ जाता, जिसे बर्दाश्त करना प्रिया के बस की बात नहीं थी, क्योंकि फिर जिद में आकर अस ना तो प्रिया को रोने देता था और ना ही खुद रोता था। अस के पापा का अपना कारोबार था, इसलिए अस ऑफिस देर से ही जाता था, कभी 10 बजे तो कभी 11 बजे, क्योंकि उनका अपना बिजनेस था तो अस को कोई पूछने वाला ही नहीं था। और वैसे भी अस को अपने काम पर कोई परवाह भी नहीं थी, क्योंकि काम तो ऑफिस के वर्कर्स ही संभाल लेते थे। इसलिए वह देर रात तक प्रिया के साथ जागता रहता था, और फिर नतीजा यह हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर ही प्रिया कमजोर पड़ने लगी थी और उसके चेहरे की रौनक अब पूरी तरह से खत्म होने लगी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के काले घेरे पड़ने लगे थे, लेकिन एक अस था जिसका जुनून कभी खत्म नहीं होता था। अस हर रोज रात को सोने से पहले दूध पीता था, और वो भी ड्राई फ्रूट्स वाला। अस्त हर तरह से अपना ख्याल रखता था, जबकि वह प्रिया से कहता था कि उसे मोटी औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए प्रिया को हमेशा ऐसे ही फिट रहना होगा। प्रिया ने अब शिकायतें करना छोड़ दिया था और खुद को हालात के हवाले कर दिया था। प्रिया को ऐसा लगता था जैसे समय समय बीतेगा अस खुद बदल जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ प्रिया की सोच थी। हकीकत तो इससे भी ज्यादा भयानक थी, जिसका प्रिया को शायद अंदाजा भी नहीं था। प्रिया की शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अस आज भी वैसे ही का वैसे ही था। उसमें तो रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आया था। कभी कभी प्रिया जब अस से बहुत तंग आ जाती तो रोने लगती थी, लेकिन अस से कुछ नहीं कहती थी। और फिर 1 महीने बाद प्रिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी, और जब प्रिया की सास उसे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने प्रिया को प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन डॉक्टर ने साथ में यह भी कहा था कि शुरुआती कुछ महीनों में तुम इस बात का ख्याल रखना होगा कि इन दोनों में तुम्हारा पति तुम्हारे बिल्कुल भी पास ना आए। तब अस की माँ कहने लगी, आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहिबा, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। डॉक्टर ने प्रिया की सास से कहा, देखिए आंटी जी, अगर इन दिनों में प्रिया का पति उसके करीब आया तो उसका मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि प्रिया का शरीर पहले से ही बहुत नाजुक है। इसलिए प्रिया को इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, आपको भी इसके अच्छे से देखभाल करनी होगी। लेडी डॉक्टर ने तो प्रिया को बिस्तर से उठने से भी मना किया था, लेकिन जब अस को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, प्रिया अब यह कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया है तुमने, और यह बच्चा कहाँ से आ गया हमारे बीच में। देखो प्रिया, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं अभी ऐसे किसी भी मूड में नहीं हूँ और मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना है। यह सुनकर तो प्रिया हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि बच्चे होने की खुशी में अस खुद भी सावधानियां बरतेगा, और वैसे भी अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है। जब किसी आदमी को यह बात पता चलता है कि वह बाप बनने वाला है तो उसकी सोच खुद ब खुद बदल जाती है। लेकिन अस के विचार सुनने के बाद तो प्रिया समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे और क्या ना करे। प्रिया ने कहा, अस अब आप कैसी बातें कर रहे हैं। अस कहने लगा, कैसी बातें कर रहा हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा। मैं तो वही बातें कर रहा हूँ जो तुम्हें करनी चाहिए। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तो फिर तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। तब प्रिया ने कहा, लेकिन अस
मैं इस बच्चे की माँ को जन्म देने वाली हूँ। यानी कि मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, इसलिए मुझे वह सारी सावधानियां बरतनी ही होंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताई है। तब अस कहने लगा, अच्छा प्रिया, बताओ कि अब किसका बच्चा है। प्रिया ने कहा, जी आपका। यह सुनते ही अस ने कहा, अगर यह बच्चा मेरा है तो फैसला भी मेरा ही होना चाहिए, और ना मेरा फैसला यह है कि फिलहाल मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, और जब चाहिए होगा तब मैं खुद ही ले लूंगा। तब प्रिया ने कहा, अस आपको क्या लगता है कि मैं जिंदगी में जैसा आप चाहेंगे सब कुछ वैसा ही होगा। डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया ना, तो मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। प्लीज अस कुछ भी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के लिए तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना हम सारी जिंदगी बे औलाद ही रह जाएंगे। प्रिया की बात सुनकर अस कहने लगा, देखो प्रिया, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत किया करो। मुझे तुम्हारी सारी ड्रामेबाजियां अच्छे से पता है। तुम तो बस मुझसे दूर रहने के बहाना ही ढूंढती रहती हो, और जब भी मेरे पास आती हो ना, तब भी तुम हर वक्त रोने सी शक्ल बनाकर बैठ ही जाती हो। रात को तुम मुझे वैसा रिस्पॉन्स तो कभी नहीं देती जैसा कि मैं चाहता हूँ। तब प्रिया ने कहा, आज तो अब मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, और मैं 1 महीने में ही ठीक से सोई भी नहीं हूँ, और फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ। अस कहने लगा, हाँ प्रिया, तुम मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती हो, इसलिए तो आज तक तुम मुझे सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाई हो, और आज तक मुझे जैसा चाहिए वैसा सेटिस्फाइड रिलेशनशिप मिला ही नहीं। वैसे भी पागलपन जैसा है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यूं ही बातें सुनाकर प्रिया बहुत ही ज्यादा डर गई, और वह तो उठकर कमरे से बाहर ही चली गई, और सोचने लगी कि आज वह अपनी सास को सब कुछ बता देगी, और वह भी कहेगी कि वह अपने बेटे को कुछ भी समझाए, क्योंकि प्रिया नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपना दम तोड़ दे। एक तरफ तो एक लेडी डॉक्टर की बातों ने उसे डरा दिया था, और दूसरी तरफ अस की बातों ने उसका जान निकाल ली थी। प्रिया तो यह सोचकर हैरान थी, पता नहीं अस को उससे किस तरह से संतोष चाहिए था, क्योंकि प्रिया तो उसका वह सब कुछ पूरा करती थी जिसका वह दे सकती थी, लेकिन हाँ, वह उसके साथ जानवरों जैसा सलूक नहीं करती थी जैसे कि अस उसके साथ किया करता था। कभी कभी तो अस प्रिया के होठों को अपने होठों से जकड़कर इतना जोर से काटता था कि प्रिया के होठों से खून निकल जाता था, और फिर जब प्रिया अस को पीछे धकेल कर उससे पूछती थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो अस कहता था कि यही तो मजा है शादीशुदा जिंदगी का। लेकिन तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि शादीशुदा जिंदगी का मजा क्या होता है। प्रिया, तुम सच में बहुत ही बोरिंग लड़की हो। अस जिसे प्यार और मोहब्बत का नाम देता था, प्रिया उसे एक ऐसा जुनून समझती थी जिसमें अस सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानियां पूरा करता था, और प्रिया यह सब कुछ नहीं देख पाती थी। प्रिया अभी भी अपना सिर पकड़कर रो रही थी, क्योंकि वह मां बनना चाहती थी, लेकिन अस के रवैये ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। प्रिया एक गहरी सांस लेकर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी कि तभी अस की माँ उसे के लिए ताजा अनार का जूस लेकर कमरे में आई, और प्रिया को इस तरह से परेशान देख कहने लगी कि अरे प्रिया बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया बेटा, अगर सिर में दर्द है तो मुझे बताओ, वो मैं दबा दूंगी, और अगर तुम्हें खाने में चाहिए तो मैं भी बता दो, मैं बना कर ले आती हूँ। प्रिया का परेशानी से मुरझाया हुआ चेहरा देखकर हर्ष की माँ खुद भी परेशान हो गई, लेकिन अपनी सास को अपने लिए परेशान होता देख प्रिया कहने लगी, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। लेकिन प्रिया के हाथ पैर अभी भी ठंडे थे, क्योंकि हर्ष की बातों ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया था। प्रिया अपने बच्चे की खातिर खुश रहना चाहती थी, लेकिन हर्ष की बातें सुनकर एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो चुकी थी, और फिर जैसे ही प्रिया ने अपना सास को कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोला, तो उसी वक्त अस कमरे में दाखिल हुआ, और अस को देखते ही प्रिया इतना ज्यादा डर गई कि वह डर के मारे उछल कर पीछे हट गई। प्रिया को इस बात से उछलते देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे प्रिया बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? उसे इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा था, पता नहीं है क्या तुम्हें? इस हालत में ज्यादा डरना या घबराना ठीक नहीं है। प्रिया अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी सास ने एक बार फिर से अपने बेटे को
घूरते हुए देखा। यश, मुझे एक बात बता दो कि ऐसा भी क्या कहा है तूने मेरी बहू से कि वह मुझे देखकर इतना डर रही है? क्या तुम्हें पता भी है कि वह तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? अस की माँ ने तो मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में यह बात कही थी, लेकिन अस के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। ना तो उसने माथे की सिकन कम हुई थी और ना ही उसके चेहरे पर जरा सी मुस्कान आई थी। अस कहने लगा, अच्छा तो अब मैं क्या करूं माँ, क्योंकि मुझे तो फिलहाल बाप बनने का कोई शौक नहीं है और अभी तो मुझे बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। और वैसे भी प्रिया मेरी पत्नी है, वह मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन फिलहाल यह किसका इजाजत से माँ बन रही है, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहता ना प्रिया को माँ बनने का और ना मेरे सिर पर बच्चों का बोझ डालने का कोई हक नहीं है। अस के मुंह से यह बात सुनते ही उसकी माँ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उन्होंने अस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगी, यह कैसा घटिया बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें यही सिखाया है मैंने तुम्हें? तुमने तो मेरी परवरिश पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें प्रिया और अपने होने वाले बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आज तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? अरे वे लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी शादी के तुरंत बाद ही माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुम्हें क्या पता है कि हमारे ही परिवार में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वह आज भी अपनी औलाद को पाने के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। और एक तुम हो जिसकी झोली में भगवान ने खुद ही इतनी बड़ी खुशी डाल दी है, लेकिन तुम तो खुद ही अपनी खुशियों को ठोकर मारने पर तुले हुए हो। और फिर अस की मां नर्म शब्दों में अस को समझाते हुए कहने लगी, देख बेटा, एक बार तेरा बच्चा आ जाएगा ना तो घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी। और फिर बच्चे के आने का जो जुनून तेरे जिंदगी में आएगा ना, वह सुकून तुझे और किसी की भी चीज से हासिल नहीं होगा। अस की माँ अपने बेटे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अस जिस जुनून की बात कर रहा था वह सुख न उसे अपने बच्चे से नहीं बल्कि प्रिया से मिल सकता था। एक गहरी सांस लेकर अस की माँ उसके कमरे से बाहर निकली, लेकिन अपनी माँ के जाते ही अस गुस्से से घूर कर प्रिया को देखने लगा और कहने लगा, प्रिया, यह सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना? शाबाश प्रिया, शाबाश। आखिरकार तुमने अपने जादू से मेरी माँ को भी अपनी तरफ कर ही लिया ना। सारा दिन मेरी माँ के साथ बैठकर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो ना। अरे, मुझ जैसा पति अगर किसी और लड़की को मिलता ना तो वह मेरे पैर धो धो कर पीती, और एक तुम हो कि मेरी माँ को ही मेरे खिलाफ भड़का रही हो। इतना कहकर अस कमरे से बाहर चला गया तो प्रिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और कहने लगी, अस मेरी बात सुनिए, मैंने मम्मी जी से कुछ भी नहीं कहा है, प्लीज रुक जाइए अस, और प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सच में किसी को कुछ भी नहीं बताया। प्रिया इसी हालत में भी अस के पीछे पीछे भागती रही, लेकिन अस तो उसकी एक भी बात सुनने बिना गाड़ी में बैठकर जा चुका था। और फिर अब अस की माँ ने प्रिया को इतना तेज तेज चलते हुए देखा तो उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर कहने लगी, जाने दो उसे प्रिया, बेटा, पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन फिलहाल तो तुम उसे छोड़कर बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। प्रिया एक बार फिर से रोने लगी, क्योंकि जब उसे डर लग रहा था कि रात को जब अस वापस आएगा तो पता नहीं उसके साथ कैसा सुलूक करेगा। प्रिया की सास ने भी प्रिया के चेहरे पर उस डर को महसूस किया और वो प्रिया को डर दूर करने के लिए कहने लगी, प्रिया बेटा, तुम फिक्र मत करो, अस बचपन से ही मेरा लाडला रहा है ना, और ऊपर से वो मेरा इकलौता बेटा भी है, इसलिए आज तक उसे हम सबसे प्यार ही मिला है। सब यही वजह है कि मेरी लाडला तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन जब तुम माँ बनोगी ना तो तुम्हारी गोद में जब वह अपने बच्चे को देखेगा ना तो फिर देखना वो कैसे अपनी औलाद पर जान छिड़कता है। और फिर अस की माँ प्रिया को अस के बचपन की बातें बताने लगी, जिसे सुनकर प्रिया कुछ कुछ नॉर्मल हो चुकी थी। अब प्रिया मन ही मन सोचने लगी कि क्या वाकई में अस को अपना बच्चा अपनाने के लिए समय चाहिए, और क्या सच में कुछ समय में वो खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद जब प्रिया की तबीयत कुछ ठीक हुई तो उसने अपने हाथों से अस के लिए खाना भी बनाया। रात को खाना खाने के लिए अस डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ और प्रिया के साथ ही बैठा था, लेकिन वो ना तो अपनी माँ की ओर देख रहा था और ना ही अपनी पत्नी की ओर। अस की माँ ने तो अपने बेटे से को सीने से लगाकर उससे
थप्पड़ के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन अस ने भी अपनी मुस्कुराहट से उन्हें यह जता दिया कि उसने अपनी माँ को माफ कर दिया है। लेकिन अस प्रिया को तो ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे कि वो उसके सामने मौजूद ही ना हो। उसके इसके बावजूद भी प्रिया अपने आप को खुश रख रही है, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन का काम निपटाने के बाद प्रिया ने अपने लिए और अस के लिए दूध गर्म किया और वह गर्म गर्म दूध को ट्रे में रख कर अपने कमरे में आ ही रही थी कि फिर जैसे ही प्रिया ने अपने कोहनी से सहारे दरवाजे को धक्का दिया तो पता चला कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। प्रिया ने अस को आवाज लगाई और कहा, अस प्लीज दरवाजा खोलिए, हम दोनों के लिए दूध लेकर आई हूं मैं। पहले तो अस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर प्रिया के बार बार आवाज लगाने पर अस ने कहा, हाँ तो मैं क्या करूं, मुझे तो दूध पीना ही नहीं है। और फिर प्रिया ने दरवाजा खुलवाने के लिए मजाक करते हुए कहा, अरे मम्मी जी देखिए ना, यह अस दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। यह सुनकर अस तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अस ने देखा कि उसकी माँ तो बाहर मौजूद ही नहीं थी, लेकिन अस को देखकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर अस गुस्से से लाल हो चुका था। प्रिया कमरे में दाखिल हो तो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो दूध लेकर अपने बेड तक पहुंच पाती, अस ने गुस्से से उसके बाजू को इतने जोर से झकझोर दिया था कि उसके हाथ चलते हुए दूध पर गिर गया, जिसकी वजह से प्रिया दर्द से बिलबिला उठी। लेकिन इससे पहले कि प्रिया के मुंह से चीख निकल जाती, अस ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, खबरदार प्रिया, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो। प्रिया दर्द और जलन से चीखती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस हालत में भी हर्ष ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगे, निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर तुम इस कमरे में मेरी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती हो तो तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन और एक मोटी ढोल औरत बनना चाहती हो तो अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में और इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दूध गिरने की वजह से प्रिया के हाथ और पेट पर भी अभी भी जलन हो रही थी, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पाई और रेलिंग से जा टकराई। प्रिया के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और दर्द के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल आई। प्रिया की सास, जो गहरी नींद में सो रही थी, अपनी बहू की चीख सुनकर तुरंत ही जाग गई। अपनी मां के डर से अस ने प्रिया को बाजू से पकड़कर अंदर कमरे में खींच लिया और उसे बाजुओं से घसीटते हुए बिस्तर पर लाकर पटक दिया। अस प्रिया के चेहरे को दबोचते हुए कहने लगा, खबरदार प्रिया, अगर तुमने मेरी माँ के सामने एक भी शब्द बोला तो। इतनी भी नाजुक मत बनो प्रिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें जो तुम्हें इतनी मरी जा रही हो। अस ने अभी भी प्रिया के चेहरे को दबोच रखा था कि तभी उसकी माँ कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ प्रिया बेटा, तुम ठीक तो हो ना। प्रिया अपना पेट पकड़कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अस को फिर से शिकायत का मौका ना दे। अर्श ने अपनी माँ से कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है माँ, अभी भी बिना वजह उठ कर आ गई है। प्रिया बिल्कुल ठीक है माँ, बस उसे हल्का सा दर्द हो रहा था ना, तो मैंने उसे दवाई दे दी है, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। प्रिया की सास ने जब प्रिया को देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था कि उसे देखकर ऐसा लगा रहा था कि वह अपनी सास के सीने से लगकर अभी भी फूट फूट कर रो पड़ेगी। प्रिया की सास उसके पास आई और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, प्रिया बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। मुझे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने पास ही सो जाती हूँ। प्रिया की सास बड़े प्यार से प्रिया के बालों को सहलाते हुए यह सब पूछ रही थी, लेकिन उसके पीछे खड़ा अस प्रिया को ही घूर रहा था और हाथ के इशारे से प्रिया से कह रहा था कि खबरदार प्रिया, अगर तुमने माँ किससे कोई भी बात की तो। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और फिर कांपती हुई आवाज में कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए, जाकर सो जाइए। और आप तो बेवजह ही इतना टेंशन ले रही हैं, मुझे तो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसलिए दूध का गिलास हाथ से गिर गया, लेकिन अब यह
मलहम पट्टी कर देंगे ना तो मैं बिल्कुल भी ठीक हो जाऊंगी। प्रिया ने अपनी सास को यकीन दिलाया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो वह भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी निगरानी में अस से कहा, प्रिया के हाथ पर मलहम जरूर लगवा देना। जैसे ही प्रिया की सास कमरे से बाहर निकली तो प्रिया अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक न सकी और फूट फूट कर रोने ने लगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है अस, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है अस, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आखिर मैं भी तो आपकी तरह ही एक जिंदा इंसान ही हूं ना। आपको मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वही दूसरी तरफ आपका ऐसा रवैया या प्यार तो नहीं हो सकता। और ना, आपको तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से ही प्यार है, इसके अलावा आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह सुनते ही अस गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने बाल को नोचते हुए कहने लगा, अब बस भी करो प्रिया, इतने रात हो गए हैं, पता नहीं क्यों ज्ञान बांटने बैठ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह साबित करने के लिए इतना काफी नहीं है क्या? जरा सा कुछ नहीं हुआ कि तुम रोने ही धोने ही लग जाती हो? मुझे अपना हाथ यहीं, कहीं तुम्हारा हाथ ज्यादा तो नहीं जल गया है? यह कहते हुए अस्प्रिया के करीब आकर बैठ गया और अगले ही पल अस्प्रिया के जले हुए पेट पर दवा लगाने लगा तो हल्का सा लाल हो चुका था। प्रिया अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसे अभी भी अपने पेट में उठ रहे दर्द का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पेट के अंदर अभी भी कुछ कट रहा हो। प्रिया बार बार एक ही बात कह रही थी कि यस, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, कहीं और अनहोनी ना हो जाए। लेकिन प्रिया के मुंह से बार बार यह सब सुनने के बाद आस ने दराज से एक पेन किलर निकाली और प्रिया के हाथों में थमा दी। प्रिया ने तो मना भी किया था और कहने लगी, नहीं अस, प्रेगनेंसी में ऐसे कोई खास पेन किलर नहीं खाई जाती है। मुझे तो डॉक्टर ने बिना पूछे कोई भी मेडिसिन खाने के लिए सख्त मना किया। अस ने जबरदस्ती प्रिया के मुंह में वो पेन किलर ठूस दी और ऊपर से पानी का पूरा गिलास उसके गले में उड़ेल दिया। अस ने कहा, प्रिया यह तुम्हारी डॉक्टर ना बेवजह का ड्रामा करती है, खुद एक साथ तो 100 दवाइयाँ दे देती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम घर पर ही कोई पेन किलर खा लें तो दुनिया भर का बातें सुनाएगी। खैर जो भी था, लेकिन पता नहीं अस ने प्रिया को ऐसा कौन सी पेन किलर दे दी जिससे कुछ ही मिनटों में अपना असर दिखा दिया। और कुछ ही देर बाद ही प्रिया का दर्द अब काफी कम हो चुका था। कुछ देर बाद अस भी प्रिया के पास आकर लेट गया और कहने लगा, देखो प्रिया, आज तो तुमने मेरे साथ सवाल उठा ही दिया, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगी, समझी ना? मना की तो तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम कभी भी मेरे प्यार का सवाल खड़ा कर दो। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है प्रिया कि यह मेरा प्यार ही है जो मैं तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देता, पूरी रात जगा कर मैं तुम्हें अपने प्यार की बारिश करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या मैं तुम्हें इस तरह से सारी रात जगाए रखता? अरे मैं तो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता। क्या तुमने कभी सुना है कि कुछ पति अपने पत्नी के पास जाते ही झिझक महसूस करते हैं और अपनी पत्नी के शरीर से आने वाली लहसुन और प्याज की बदबू उन्हें उसके पास भी नहीं जाने देती? और ऐसे ही पति तुम दूसरी शादी भी कर लेते हैं। प्रिया अपनी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना है और वह तुम्हारी खूबसूरती को वेस्ट नहीं होने देता, बल्कि रात रात भर जगा कर तुम्हारी खूबसूरती का सराहना करता है। यह सुनकर प्रिया का दिल सहम चुका था और वो अस के इस बेदर्द जुनून को भी अपने प्यार समझकर खामोश हो चुकी थी। जबकि बातों ही बातों में अस एक बार फिर से प्रिया के करीब आ चुका था। प्रिया ने एक आखिरी बार अस से विनती करते हुए कहा, अस प्लीज ऐसा मत करो ना, डॉक्टर ने सख्त मना किया है और आपको ऐसा करने से मुझे बहुत दर्द भी होता है। लेकिन आज फिर अस ने बहुत ही प्यार से प्रिया के चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया और कहने लगा, प्रिया मेरी जान, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आने दो ना और अपनी सारी प्यास बुझा लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और यह मेरा वादा है तुमसे, बस सिर्फ और सिर्फ आज की रात के लिए मैं तुम्हारी संगत में डूब जाना चाहता हूँ।
प्रिया ने भी अस की जीत के आगे हार मान ली और एक बार फिर से खुद को अस के हवाले कर दिया। आज उसे जितनी भी तकलीफ हुई थी उसे बर्दाश्त करके पूरी कोशिश की कि डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी प्रिया ने खुद को अस के हवाले कर दिया था और अब तो रात के 2 बज चुके थे लेकिन अस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद प्रिया को कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से पहले ही प्रिया ने अस से विनती करते हुए कहा कि प्लीज अस, प्लीज अब बस भी करो ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन अस ने प्रिया के होठों को मसलते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिया, बस कुछ देर और। हर्ष यह कहते हुए कि एक बार फिर से प्रिया के वजूद में खो चुका था और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रिया दुनिया के बेखबर होकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और वह बस बेहोश होने ही वाली थी कि जबकि हर्ष लगातार प्रिया के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, नहीं प्रिया नहीं, अपनी आंखें बंद मत करना, यहाँ मेरे सामने देखो प्रिया, मेरा हाथ, मेरा साथ दो, तुम्हें तुम्हारे साथ की जरूरत है। अभी तो अस प्रिया को वही कह ही रहा था लेकिन प्रिया तो जैसे हर चीज से बेखबर हो चुकी थी और उसकी आंखें बंद होने लगी थी। यह देखकर अस को प्रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अगले ही पल उसने प्रिया के साथ एक ऐसा हरकत कर दी कि प्रिया के गले से एक जोरदार चीख निकल आई कि ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रिया की चीख के साथ साथ उसकी जान भी निकल गई हो। आज पहली बार प्रिया को अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी क्योंकि इतनी तकलीफ देने के बाद भी अस प्रिया के मुंह पर हाथ रख कर कहने लगा कि खबरदार प्रिया, बिल्कुल भी चुप रहना और अब तुम्हारे मुंह से एक जरा सी भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जबकि प्रिया दर्द से इतनी तड़प रही थी कि उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। अस की मां लगातार दरवाजा खटखटा रही थी लेकिन दरवाजा खोलने से पहले अस प्रिया को वार्निंग देते हुए कहने लगा, खबरदार प्रिया, अगर तुमने माँ को कुछ भी बताया तो वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा। आज जो दर्द, उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे ही दरवाजा खुला तो प्रिया अपनी सास के सीने में लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी लेकिन जैसे ही उसने बेड से नीचे उतरने के लिए अपना कदम जमीन पर रखा तो कमजोरी की वजह से वह वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। प्रिया को इस तरह से जमीन पर गिरते देखकर अस की मां जल्दी से आगे बढ़ी और प्रिया की हालत देख करते ही उन्हें बहुत कुछ समझ में आ गया था लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे समझाए ताकि वह अपनी हरकतों से बाज आ सके। प्रिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और जब डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, इस बच्ची की शादी किस जानवर से करा दी है आप, फिर किसी शैतान से। वह तो एक जानवर या फिर शैतान ही हो सकता है क्योंकि अगर वह इंसान होता तो ऐसा कभी नहीं करता। इस बच्ची की हालत तो देख के मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने इस बच्ची की शादी किसी भेड़िए से करा दी है जिसके लिए वह बच्ची उसके प्यास बुझाने का बस एक जरिया है। उस भेड़िए का जब भी मन करेगा वह इसे नोच कर अपनी प्यास बुझा लेगा और अपना मकसद पूरा होते ही छोड़कर चला जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर अस की मां की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अस्पताल में आस-पास बैठी औरतों ने भी उस डॉक्टर की बातें सुन ली थी। अस की माँ अपने इलाके में बहुत ही इज्जतदार औरत थी। वह उसके परिवार और पड़ोस की औरत उन्हें बहुत ही सम्मान के नज़रों से देखती थी। यहाँ बैठी औरत भी अस की माँ को बहुत ही अच्छे से जानती थी लेकिन फिलहाल तो डॉक्टर की बातें सुनकर सब अस की माँ को अजीब नज़रों से घूर रही थी और उनके बारे में एक दूसरे से कानाफूसी भी कर रही थी। डॉक्टर ने अस की माँ से कहा, बधाई हो आंटी जी, आपको बहू का बच्चा उसके पेट में ही दम तोड़ चुका है। आप अपने बेटे को फोन करके बता दीजिए कि उसका मकसद पूरा हो चुका है और फिर अब तो उसे इस खुशी के मौके पर मिठाई बांटनी चाहिए और जश्न भी मनानी चाहिए। आज से पहले वह डॉक्टर किसी के लिए भी इतनी ज्यादा इमोशनल नहीं हुई थी क्योंकि वह एक डॉक्टर थी लेकिन आखिर भी वो तो एक इंसान ही थी ना। फिर भी वो जो जुल्म प्रिया के साथ हुआ था उसे देखना भी उस लेडी डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो पता नहीं प्रिया ने उस जुर्म
जुर्म को कैसे सहा होगा, क्योंकि उस डॉक्टर के मुताबिक जो जुल्म प्रिया के साथ किया गया था उसे बर्दाश्त करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। जब प्रिया को होश आया और उसे पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसका ब्लड प्रेशर बार बार लो हो रहा था। प्रिया की माँ भी अस्पताल पहुंच गई, लेकिन प्रिया की सास ने प्रिया के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, प्रिया बेटा, फिलहाल अपनी माँ को कुछ भी मत बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। प्रिया ने तो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जो औरतें वहां बैठी थी उन्होंने प्रिया की माँ को एक साइड में ले जाकर सब कुछ बता दिया। प्रिया अपनी माँ के सीने में लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी अस की माँ ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और उन्हें सारी सच्चाई बताकर अपने बेटे के लिए शर्मिंदा होने लगी। यह सुनकर प्रिया की माँ को अस पर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन उसने भी ज्यादा गुस्सा तो अस की माँ को अपने बेटे इस पर आया था। अस की माँ ने घर जाकर अपने बेटे को गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, बेशर्म पापी जल्लाद, मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने तुझे 9 महीने तक अपने कोख में रखा और जब से तू पैदा हुआ है मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रही है कि मैं तुम्हें एक अच्छा परवरिश और एक अच्छे इंसान बना दूं ताकि तू एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन तूने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया है ना, मुझे तो तेरे चेहरे से भी नफरत हो रही है और मुझे घृणा महसूस होती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। कि यह सुनकर अस की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, बल्कि वो तो बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए खुद को सही साबित करते हुए कहने लगा, माँ प्रिया झूठ बोल रही है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रिया खुद ही माँ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह आपके सामने जानबूझकर गिरने का नाटक कर रही थी, जबकि वो तो अपने बच्चे को पहले से ही मार चुकी थी। तब अस की माँ ने एक बार फिर से अपने बेटे के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी थी। अस की माँ ने कहा, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? एक तो तूने उस बच्ची के साथ पता नहीं क्या क्या किया है, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई और ऊपर से अब तू झूठ भी बोल रहा है कि प्रिया माँ नहीं बनना चाहती थी। अरे वो बच्ची 24 घंटे मेरे सामने रहती थी और मैं उसके दिल को, एक उसके चेहरे को साफ साफ पढ़ सकती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन वह बच्ची कभी भी मेरे सामने अपनी तकलीफ अपने चेहरे पर दिखाती नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह सारा किया धरा तेरा ही है और तू इस दुनिया का शायद पहला बाप होगा जिसने खुद ही अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली। लेकिन इसकी सजा भी भगवान तुझे दे चुके हैं, क्योंकि अब प्रिया की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब तो कभी भी बाप नहीं बन सकता है। अस की माँ जिस तरह से उसको गिरेबान पकड़कर उसके सामने रो रही थी, अस को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस तो हुई थी। वहीं दूसरी ओर प्रिया की माँ प्रिया को अपने साथ अपने घर ले गई और प्रिया को भी संभलने में समय तो लगेगा ही था। पूरे 1 महीने तक प्रिया अपने मायके में रही और इसी दौरान प्रिया ने एक बार फिर अस से फोन पर बात नहीं की। अस की माँ ने भी अपने बेटे से बात करना बंद कर दिया था और फिर वह कब तक आता और कब चला जाता यह अस की माँ को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी वह थी तो एक माँ ही ना। 1 महीने अपने बेटे के बिखरे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और उसे चुपचाप सा देखकर उसके अपने बेटे पर तरस भी आ रहा था। एक दिन रोता हुआ अपनी माँ के कमरे में आया और अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहने लगा, माँ अब मैंने आपको बदल दिया है। माँ क्या आप जानती हैं कि मुझे में यह बदलाव कैसे आया है और आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गलती नहीं माँ, मैंने तो पाप किया है, पाप। अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डालने का पाप, और यह एहसास मुझे हुआ है। मेरा दोस्त मुझे खुशी से उछलते हुए बता रहा था कि वह बाप बनने वाला है। मेरे सामने ही उसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे और वह बहुत खुश होकर मुझे अपने बच्चे के बारे में बता रहा था। मैं बस बना उसका चेहरा देख रहा था। माँ, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, प्लीज मुझे कुछ तो बताइए ना। माँ, अब मैं क्या करूँ? मैं प्रिया के साथ भी बहुत गलत किया है और मैंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया,
लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। यह कहते हुए अस अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फूट-फूट कर रोने लगा। तो उसकी माँ ने भी उसे माफ करके अपने सीने से लगा लिया और अगले ही दिन अस और उसकी माँ दोनों ही प्रिया को लेने उसके घर पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि प्रिया एक तरफ चुपचाप बैठी हुई थी और शायद वह अस को अपने सामने देखकर डर गई। अस की माँ ने प्रिया को भरोसा दिलाया और कहा, देखो प्रिया बेटा, अस वाकई में बदल गया है और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। अस अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ एक नए सिरे से शुरू करना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अस को एक मौका दे दो और हमारे साथ वापस चलो। प्रिया खाली खाली मन से अपनी सास और पति को देखने लगी, लेकिन उसने अपनी सास को कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। प्रिया ने तो सोचा ही नहीं लिया था कि अब वो उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी, लेकिन उसकी माँ जो उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई थी, वो कहने लगी, प्रिया बेटा, जो भी फैसला करना है सोच समझ कर ही करना। अपना फैसला लेते वक्त एक बात जरूर ध्यान में रखना बेटा, कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां अगर लड़कियां अपने ससुराल को छोड़ने की पहल करती है तो गलत लड़कियों को ही ठहराया जाता है और फिर ऐसा लड़कियों के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए लोग कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यह तो तुम अच्छे से जानती ही हो। वहीं अगर तुम्हें कोई मर्द अपनी पत्नी को तलाक देता है, फिर भी हमारा समाज लड़की को ही गलत ठहराता है और फिर यह समाज वाले ना तो लड़की को चैन से जीने देते हैं और ना ही उसके परिवार वालों को। प्रिया ने तो अस को तलाक देने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसकी माँ की बातों ने उसे एक और फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। अपनी शादी से पहले प्रिया ने अपने पति के लिए ना जाने कैसे कैसे सपने देखे थे, लेकिन अस तो बिल्कुल भी नहीं था। आज तो प्रिया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बल्कि प्यार के नाम पर वो तो बस अपने जज्बात ही ठंडे करता था। और फिर आज से तलाक लेकर प्रिया किसी और से शादी भी तो नहीं कर सकती थी, ना ही, क्योंकि अस ने आखिर उसके बदन में छोड़ा ही क्या था। माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, लेकिन अपनी मनमानियां पूरी करने के चक्कर में अस ने प्रिया से उसका हर वरदान ही छीन लिया था। खैर, अपनी माँ और सास की बातें सुनकर प्रिया ने अपने पति को एक और मौका देने का फैसला किया और वह अपनी सास की वजह से ही अस के साथ उस घर में वापस आ गई। प्रिया को तो ऐसा लग रहा था कि अस एक बार फिर से उसके साथ वही सब कुछ करेगा जो वह पहले किया करता था। प्रिया चुपचाप अपने कमरे में बैठी यह सोच रही थी कि अगर आज भी यश ने उसके साथ ऐसा कुछ किया तो वह भूल जाएगी कि यश उसका पति है, क्योंकि आज प्रिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में भरी हुई थी। लेकिन जब अस कमरे में आया तो उसने प्रिया को ऐसे उदास बैठा तो वह उसके पास आकर बैठ गया और उसने प्रिया के हाथ को अपने हाथ में थाम कर उस पर अपने होंठ रख दिए और अस ने बहुत ही नर्म शब्दों में कहा, प्रिया, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया, लेकिन अब मुझे अपने लिए किए पर बहुत ज्यादा ही पछतावा भी हो रहा है। तुम कहती थी ना कि प्रिया, कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन अब मुझे तुमसे बेपनाह प्यार हो गया है, क्योंकि जब तक मुझे छोड़कर चली गई तुम ना, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन अब मैं तुम्हें वह सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। प्रिया अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ अस कह रहा था। कुछ देर बाद अस कहने लगा, चलो प्रिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और दिन भी बाहर ही खाएंगे और मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। पहले तो प्रिया ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर अर्श ने बहुत जोर देने पर वो मान गई, क्योंकि प्रिया को ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ आज के दिन उसका दिल बहलाने के लिए ही यह सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब तो ऐसा हर दिन होने लगा था। अर्श अक्सर प्रिया के लिए कोई ना कोई तोहफा लाता और उसे बाहर घुमाने भी ले जाता था और अब तो प्रिया भी उस पर भरोसा करने लगी थी कि अस को एक आखिर मौका देने के लिए प्रिया ने भी अस की ओर अपना रवैया बदल दिया था। और इस दौरान अस ने एक बार फिर भी प्रिया के करीब आने की कोशिश नहीं की थी। अगर रात को सोते वक्त अस कभी गलती से प्रिया के ऊपर हाथ रख देते था तो होश में आते ही वह तुरंत ही उससे दूर हो जाता था। अस ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी और उससे खुद को बदल कर भी दिखाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, और कुत्ते की दुम को अगर जमीन पर भी दिया जाए
तब भी तो वो सीधा नहीं हो सकती और वह टेढ़ी का टेढ़ी ही रहती। अस भी शायद कुछ ऐसे भी फितरत का इंसान था जिसका बदल पाना नामुमकिन सा था, लेकिन धीरे धीरे अस की फितरत एक बार फिर से वहीं पर आकर अटकने लगी थी और उसके सोए हुए जज्बात उसे फिर से वहीं सब कुछ करने के लिए उकसाने लगे थे ताकि वह प्रिया से अपना सुकून हासिल कर सके। एक तरफ तो अस के लिए खुद को सुधारना और अच्छा इंसान होने का चोला पहनना इतना आसान नहीं था, वो वही दूसरी तरफ अस के दिल में अपना खुद का बच्चा खोने की चाहत भी पनपने लगी थी, क्योंकि जब वह अपने हम उम्र कंजस और दोस्तों को उनके बाप बनने की खुशखबरी सुनता वे देखता तो उसके अंदर ही अंदर जलन महसूस होने लगती थी। एक दिन जब अस घर लौटा तो वह प्रिया का हाथ थाम कर कहने लगा, प्रिया, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो गई है और मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। यह सुनकर प्रिया के चेहरे के भाव बदल गए और वो कहने लगी, आपने बहुत देर कर दी है यश। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अब मैं दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती। मैं तो अब आपके लिए बस एक इस्तेमाल करने का सामान बनकर रह गई हूँ। प्लीज आप मुझसे मां बनने की उम्मीद ना ही करें तो अच्छा है। यह सुनकर अस के चेहरे की रंगत उड़ गई और वो कहने लगा, नहीं प्रिया, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। तुम भी करो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ, लेकिन मुझे एक बच्चा पैदा करके दो, और वो भी बेटा। प्रिया को जब अर्श की दिमागी हालात पर शक होने लगा तो ये कैसा इंसान है भला जो किसी वक्त प्रिया को बच्चे होने का परेशान करके देखता था, वो अब जीत में आकर किसी भी कीमत पर बच्चा पैदा करने की मांग कर रहा है। हर्ष प्रिया को एक बार फिर से डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने भी यही कहा कि प्रिया अब कभी भी मां नहीं बन सकती। इन सब बातों का हर्ष के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ कि वह कुछ दिनों तो चुप ही रहने लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रिया के लिए उसका रवैया बदलने लगा था। अस हर छोटी छोटी बात पर प्रिया से लड़ता रहता था और उससे बांझ होने का ताना भी देता था, यहाँ तक कि वह प्रिया पर हाथ भी उठा देता था। रोज के ऐसे टेंशन भरे माहौल की वजह से उसकी माँ तो डिप्रेशन में आकर बिस्तर में लग गई थी और अब तो प्रिया को उसकी भी देखभाल करनी पड़ती थी। कभी कभी प्रिया उन्हें ठहरने के लिए पास वाले गार्डन में ले जाती थी, कभी कभी घर में ही उसके आसपास बैठकर उससे बातें करती थी। एक दिन अस घर आकर प्रिया से कहने लगा, प्रिया, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बांझ औरत के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। यह सुनते ही प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने एक जोरदार तमाचा अस के गाल पर दे मारा और कहने लगी, मिस्टर अस माथुर, बकवास बंद करो अपनी। तुम होते कौन हो कि मुझे बांझ कहने वाले, और अगर आज मैं बांझ बन गई हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा यह हाल हो गया है, वरना मैं तो बिल्कुल ठीक थी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपने पति कहते हुए। तुम्हारे जैसे जल्लाद इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। कुछ दिन से हर रोज प्रिया पर हाथ उठाने वाले अर्श के खुद के मुंह पर आज तमाचा पड़ा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में आकर प्रिया को आधी रात को ही घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं किसी ऐसे लड़की से शादी करूंगा जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए बिना कोई बहस किए प्रिया चुपचाप अपने माँ बाप के घर वापस लौट आई। सुबह जब अस की माँ को इस बारे में पता चला तो उसने अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और उनकी वहीं मौत हो गई। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर अस को धक्का जरूर लगा था, लेकिन वह जल्दी ही संभल भी गया था। कुछ दिन बाद अस को अपने एक दोस्त की रिश्तेदार से एक लड़की पसंद आ गई जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और वो प्रिया से कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी थी। 3 महीने बाद अस ने बेला से शादी कर ली और उसे अपने पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। अस बेला के साथ भी वही सब कुछ करता था जो वह प्रिया के साथ करता था, लेकिन बेला बहुत ही शातिर दिमाग की लड़की थी और वह बड़ी होशियारी से अस का घर और सारी जायदाद अपने नाम करवा चुकी थी। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही जब बेला प्रेग्नेंट हुई तब अस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन जब वह 5वें महीने पर अस बेला को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि बेला जुड़वा बच्चियों
कि माँ बनने वाली है। बेटियों के बारे में सुनकर तो असाक उबाला हो चुका था और घर लौटने के बाद वो बेला को ही बेल्ट से मारने लगा और कहने लगा, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई बेटियों को पैदा करने की। तुझे तो मैंने बेटा पैदा करने के लिए कहा था ना, तो फिर यह बेटियां बीच में कहाँ से आ गई। बेला को जबरदस्ती कुछ ऐसी मेडिसिन खिला रहा था जिससे कि उसकी बच्चियों इस दुनिया में आंखें ही ना खोल सके, जबकि बेला को वो मेडिसिन खाने से साफ इनकार कर रही थी। लेकिन उसे वो मेडिसिन खिलाकर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। बेला को इस बात का इतना बड़ा सदमा लगा कि अब पहले कुछ दिन तक वो तो अपनी बच्चियों के गम में बस रोती रही थी, लेकिन फिर जब उसके दिल में के लिए प्यार की जगह नफरत ले ली तो उसने भी के लिए बदला लेने का ठान लिया। अब भी हर रात बेला पर बिल्कुल वैसे ही टूट पड़ता था और उसका भी वही हाल करता था जैसे कि प्रिया का क्या करता था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे की तबीयत खराब रहने लगी और वो भी जब घर आता तो आते ही सो जाता था। हर रोज कोशिश करता था कि वो अपनी पत्नी के साथ रोमांस करे, लेकिन अब उसके अंदर से यह इच्छा खत्म होती जा रही थी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब बिल्कुल कमजोर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था, जबकि बेला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। लेकिन भगवान ने के कर्मों की सजा सिर्फ इतनी ही नहीं लिखी थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तब अचानक ही उसकी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। अपनी हालात देखकर अक्सर चीखता चिल्लाता, लेकिन अब उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। आज भी अपनी हालात पर तरस खाकर रो रहा था कि तभी बेला उसके पास आकर बैठ गई और उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहने लगी, बहुत शौक था ना तुम्हें सारी सारी रात अपनी मनमानियां करने का, और बड़ा मजा आता था ना तुम्हें अपनी पत्नियों को तकलीफ पहुंचाकर और उन्हें दर्द में तड़पते हुए देखकर। लेकिन भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी है, और वो उसी जुल्म की सजा है जो तुम प्रिया और मेरे साथ करते थे। तुमने दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और तीन तीन अनजान बच्चों के कातिल हो तुम। तुम्हें तो इससे भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने शायद यह सजा देने का हक मेरे हिस्से में लिखा है, और मैं तुम्हें यह सजा सुनाती हूँ कि मेरे और प्रिया के बच्चे को मारने के जुर्म में, मुझे और प्रिया को दुख दर्द तकलीफ देने के जुर्म में आज से हम तुम्हें नामर्द कह के पुकारूंगी, क्योंकि औरतों पर जुर्म करने वाला इंसान मर्द तो नहीं हो सकता है ना। अरे इंसान तो नामर्द होते हैं, नामर्द जैसे कि तुम हो। इतना कहकर बेला अपने कंधे पर बैग लटकाए बाहर निकल गई, जबकि चिल्लाता हुआ पेड़ से गिर चुका था, लेकिन आज उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। यह सब बातें की बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन यह इसी लायक था क्योंकि वह औरतों को इतना सुकून हासिल करने का सामान समझता था। कुछ महीने गुजरे तो प्रिया के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, लेकिन उन रिश्तों में एक रिश्ता भी था जो अपने कॉलेज के दिनों से ही प्रिया से प्यार करता था। पुष्कर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके विदेश चला गया हुआ था, और जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा तब तक यहाँ प्रिया की शादी से हो चुकी थी। प्रिया की शादी की खबर ने पुष्कर के दिल को तोड़कर रख दिया था, लेकिन अब जब उसे प्रिया के तलाक की खबर मिली तो उसने एक पल की भी देर किए बिना अपनी माँ को रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया। प्रिया ने पहले तो इस शादी से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर अपनी माँ के समझाने पर वो पुष्कर से मिलने के लिए राजी हो गई। पुष्कर के लिए जो आज भी प्रिया बिल्कुल वैसे ही थी जैसे शादी से पहले हुआ करती थी। प्रिया ने पुष्कर से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता दी और यह भी कहा कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन इसके बावजूद भी पुष्कर ने प्रिया को स्वीकार कर लिया और कहने लगा, प्रिया जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना, तो फिर तुम अपने आप को दोषी क्यों दे रही हो। प्रिया ने कहा, पुष्कर जी अब मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या फिर आपको घर वाले मुझे अपना लेंगे। तब पुष्कर ने कहा, हाँ प्रिया, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पसंद ही मेरी माँ का पसंद होगी। फिर उसी महीने में एक अच्छा मुहूर्त देखकर प्रिया और पुष्कर की शादी करा दी गई। प्रिया को हमेशा लगता था कि सभी पुष्कर पुरुष एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल की तरह, लेकिन पुष्कर ने उन्हें जो प्यार और सम्मान दिया उसने प्रिया की सोच बदल दी। वह पूरी तरह से उसके
प्यार में डूब चुकी थी। शादी के 1 साल बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उस समय पुष्कर शहर से बाहर था क्योंकि वह एक सीनियर सर्जन था और अक्सर गंभीर मामलों के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता था। पुष्कर की मां ने बिना देर किए प्रिया को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने तुरंत जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। यह सुनकर प्रिया को एक पल के लिए यकीन भी नहीं हुआ। वह स्तंभ रह गई और मन में कई सवाल उमड़ने लगे। उसने डॉक्टर से कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मेरी रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती है। डॉक्टर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने आपको सारी रिपोर्ट्स दोबारा चेक की है और सच कहूं तो विज्ञान के हिसाब से यह संभव नहीं था। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें विज्ञान से परे होती है। इससे आप भगवान का चमत्कार समझिए, क्योंकि उनकी मर्जी के आगे कुछ भी असंभव नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। सब पूछकर को यह खबर मिली तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसने तुरंत अस्पताल फोन किया और मां से प्रिया की तबीयत के बारे में पूछा। जैसे ही वह घर लौटा उसकी आंखों में वही प्यार और कृतज्ञता थी जो उसने पहली बार प्रिया को देखकर महसूस की थी। 9 महीने बाद प्रिया ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। उसकी आंखें प्रिया जैसी थी, नाक पुष्कर से मिलती थी और रंग दूध सा उजला था। बालों का रंग पुष्कर की तरह घना और काला था। जब पुष्कर ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखें नम रह गई। उसने प्यार से प्रिया को हाथ थामा और कहा, तुम मेरी ताकत थी, हो और हमेशा रहोगी। अब हमारा बेटा हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, अब मैं पूरी और कहने लगी, प्लीज अस, आज नहीं। अस प्रिया, मेरे जरा सा हाथ लगाने पर ही तुम्हारी जान क्यों निकलती है? मैं तुम्हारा पति हूँ और अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर और कहाँ जाऊंगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी दूसरी औरत के पास चला जाऊं? नहीं ना। देखो प्रिया, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए मैं अपना प्यार, अपना जुनून और अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही लौटाना चाहता हूँ। लेकिन